एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया ने यूजलेस माना, अब वो दुनिया को यहाँ पर हिला कर रख देने वाला है। 30 साल तक जिस बैरियर ने किंगडम को बचा कर रखा था, डीमन और उसकी आर्मी से यहाँ पर बचा कर रखा था, और वो हमारा मेन कैरेक्टर होता है। हीरो डीमन को हराने के बाद दुनिया में पीस लेकर आ जाता है, जिसके बाद लोगों को लगती है जो बैरियर मेज की जरूरत है उन्हें नहीं पड़ने वाली। लेकिन तभी यहाँ पर जो हीरो होता है वो एमसी को एक मौका देता है एलाइट यूनिट ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इस बात पर सभी लोग यहाँ पर मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन जो सभी लोग थे वो एक बात को यहाँ पर नहीं जानते थे कि जो ब्लैक हमारा मेन कैरेक्टर है वो आगे चलकर अनस्पॉटेबल बनने वाला है और दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी बनने वाला है। तो चलिए जो स्टोरी है उसे फिर से स्टार्ट करते हैं और इसे सुनने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। कहानी की स्टार्टिंग में ही हमें बताते हैं जो डीमन किंग था उसने हीरो की पूरी पार्टी को खत्म कर दिया था। ह्यूमैनिटी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने यहाँ पर 100 से भी ज्यादा जो बैरियर मेजेस है उन्हें इकट्ठा करने के बाद एक ऐसी शील्ड को बनाया जो डीमन किंग और उसकी रात आर्मी को डीमन रिल्म के बाहर आने से रोक देती है। इस टाइम पर जो जनरेशन होती है हीरो की, उन्होंने डीमन किंग को चैलेंज किया, लेकिन सभी लोग यहाँ पर हारते गए और जो हीरोज की ग्रेव थी वो माउंटेन जैसे बढ़ती चली गई। ऐसे ही 30 साल बीत जाते हैं और हम एक मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो बैरियर मेज था, जिसका नाम ब्लैक होता है, जो 39 ईयर का था, जो कि छोटे से एक घर से बाहर आ जाता है और कहता है कि आज सब तुम लोग काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो। हम देखते हैं जो शील्ड को यहाँ पर बनाए हुए था वो अकेले ही एक लौता मेज बचा हुआ था, जिसके सामने बहुत सारे डीमंस मौजूद थे और वो फील कर पा रहा था जो बैरियर होता है वो दिन ब दिन काफी ज्यादा वीक होते जा रहा था। वो अपनी मैजिक पावर से उसे रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेला होने के कारण उस मैजिक को भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला सकता और उसे चलाने के लिए जो मैजिक पावर की जरूरत है वो अकेले उसके पास यहाँ पर नहीं होती। वो सोचने लगता है काश जो हीरो है, जो डीमन किंग है, उसे डिफीट कर दे, यही हमारे लिए अच्छा होने वाला है। जिसके बाद हमें डीमन किंग का कैसल दिखाते हैं। डीमन किंग का सामना हीरो से हो जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और जो हीरो थी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। वो बड़ी आसानी से डीमन किंग को हरा देती है। डीमन किंग को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि आखिरकार वो कैसे हार गया। वो अपने मरते दम तक इस चीज को बिल्कुल भी यकीन नहीं करने वाला था। लेकिन जो हीरो थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये हमारी जीत हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं जो डीमन रिल्म के कारण जो पूरी दुनिया यहाँ पर अंधेरे में चली गई थी, उसके जो आसमान था वो फिर से दिखाई देने लगता है। जो डीमन किंग का जो डीमन रिल्म का एक स्मोक टाइप का था वो हटने लगता है। हमारा एमसी भी इससे काफी ज्यादा शौक था। जो मॉन्स्टर्स थे वो भी मारे जा चुके थे। वो समझ जाता है कि जो हीरो है उसने डीमन किंग को हरा दिया है। और जो मेजमिया था, जो उस स्मोक को कहा जाता है, वो भी धीरे धीरे हटने लगा था। आसमान पूरी क्लियरली दिखाई देने लगा था। हमारे हीरो को ये काफी ज्यादा अच्छा सीन लगता है और उसे भी काफी ज्यादा खुशी थी जो डीमन किंग था वो मारा गया था और अब जो सारे लोग हैं वो काफी ज्यादा अच्छी जिंदगी को जी सकते हैं। वैसे भी मुझे इस बैरियर को मेंटेन करने के लिए मुझे 30 साल अपनी जिंदगी के देने पड़े और इसके लिए मुझे नहीं पता कि मुझे क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें बताते हैं 1 महीना बीत चुका है और हमें ब्लैक का घर दिखाया जाता है, जिसके पास कुछ नाइट्स आ जाते हैं। एक नाइट कहता है हमें अब तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। तो जो नाइट होता है वो कहने लगता है तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम एक यूजलेस बैरियर में जो कि पब्लिक के फंड को यहाँ पर वेस्ट कर रहे हो और इसके बाद तुम्हें कोई भी फंड नहीं मिलने वाला। वो उन सभी से कहता है कि मैंने यहाँ पर जो बैरियर है उसे प्रिवेंट करने वाले उसे एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर अपनी जिंदगी के 30 साल बिता दिए, जिस कारण से जो मॉन्स्टर थे वो डीमन रिल्म के बाहर नहीं आ सके। लेकिन तुम मेरे साथ इतने ज्यादा गंदे तरीके से व्यवहार कैसे कर सकते हो। लेकिन जो नाइट था वो कहता है मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उसके जो सारे साथी थे वो उस तरीके से बिहेव कर रहे थे और हम देखते हैं वो ब्लैक को लात मारकर यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि ये लैंड तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है और तुम्हारे जैसा एक बंदा और इस जैसा ये घर ये इस कंट्री में बिलोंग भी नहीं करना चाहिए। वो हम देखते हैं उसके घर से ही उसे बाहर निकाल देते हैं। एमसी सोचने लगता है मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल इन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा दे और मुझे नहीं पता था कि ये मेरे साथ ये होने वाला है। आई गेस मेरे पास कोई भी रिटर्न नहीं है। मुझे प्लेस में जहां से मैं आया था, पहले मैं था, वहीं वापस चला जाना चाहिए। हम देखते हैं एक जो प्लेस होती है उसकी गिल्ड दिखाई जाती है। जिसके बाद हमें बताते हैं जो हीरो है उसे 30 साल में बैरियर को एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ कुछ गोल्ड कॉइन दिए जाते हैं। वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा कम है। लेकिन जो गिल्ड लीडर होती है, मतलब की जो एक ओल्ड वुमन होती है, वो कहने लगती है तुम यहाँ पर कंप्लेंट नहीं कर सकते, तुम सिर्फ एक बैरियर मेज हो और तुम्हें क्या लगा था तुम्हें कितने पैसे मिलने चाहिए। एमसी सब समझ जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता बिना पैसे के वो आगे की जिंदगी कैसे काटने वाला है। उसने इतने ज्यादा हार्ड वर्क किया, वो भी इन सभी चीजों को देखने के लिए। क्या जो बैरियर मेज है वो इतना ज्यादा यूजलेस हो सकता है। अगले ही हम देखते हैं वो उसी गिल्ड में मौजूद था और वो डिसाइड कर लेता है भले ही उसके लिए कुछ पैसे कम क्यों न मिलने पड़े, लेकिन अगर उसे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा अपने रहने के लिए। वो बताता है बैरियर मेज में मुझे कोई ना कोई तो जॉब यहाँ पर मिल जाएगी। जिसके बाद वो उसी ओल्ड लेडी से कहने लगता है मुझे काम दे दो, मुझे इस बारे में कोई भी चिंता नहीं है उसका कितने ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। लेकिन जो ओल्ड लेडी थी वो कहने
लगती है तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी काम नहीं बचा है और ना ही कोई रिक्वेस्ट है जो बैरियर मेजेस को यूज करने वाली है। हम देखते हैं कुछ लोग उसकी जॉब को लेकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। सभी लोग हंसते हैं और कहते हैं अब जो बैरियर मेजेस हैं वो काफी ज्यादा यूजलेस हो चुके हैं। जो बैरियर मेजेस हैं उनसे ज्यादा कीमत तो जो नॉर्मल ह्यूमन है उनकी ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन तभी गिल्ड में कोई आ जाता है। हम देखते हैं कुछ नाइट आ चुके थे। वो चिल्लाते हुए कहते हैं क्या यहाँ पर कोई बैरियर मेज मौजूद है जिसका नाम ब्लैक है यहाँ पर मौजूद है। जो ग्रैनी थी वो बताने लगती है कि ये रॉयल नाइट्स है। आखिरकार ये क्या कर रहे हैं। सभी जो लोग थे शॉक्ड लग रहे थे कि एक रूरल एरिया में रॉयल नाइट्स क्या कर सकते हैं। तभी ब्लैक बताता है हाँ मेरा नाम ब्लैक है और मैं एक बैरियर मेज हूँ। जो नाइट था उसे देखता है, ब्लैक भी उसे देखता है और वो बताता है कि हमें जो हीरो एलिस है उनके द्वारा ऑर्डर दिया गया है कि तुम्हें रॉयल कैपिटल में अभी के अभी हमारे साथ चलना पड़ेगा। सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि उसे हीरो के द्वारा समन किया गया है। वो तो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कोई रॉयल फैमिली का और रॉयल कैपिटल का बंदा यहाँ पर इन्वाइट भी कर सकता है। वो कहते हैं आखिरकार जो एक बैरियर मेजेस होता है वो जैसे यूजलेस पर्सन को कैसे बुला सकते हैं। ब्लैक भी समझ जाता है और उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी कैरेज में उसे ले जाने लगते हैं। सभी लोगों को काफी ज्यादा जेलेसी महसूस हो रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। कैरेज के अंदर बैठे हुए एमसी सोचने लगता है ये राइड काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन वो सोचने लगता है कि आखिरकार जो हीरो है उसने इसको क्यों समन किया होगा। मैंने बस उसे एक पहली बार बचाया था और ऐसा हो सकता है कि उसने मुझे रिमेम्बर कर रहा मतलब कि याद रखा हो और वो मुझे कुछ रिवॉर्ड में देने वाली है। जिसके बाद हमें हेंडेरिया किंगडम के रॉयल कैपिटल मिस्टिन में पहुंच जाते हैं जहाँ की जो गली थी वो काफी ज्यादा चहल पहल भरी लग रही थी। एमसी को देखकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। वो कहने पर लगता है इतनी बड़ी सिटी उसने पहले कभी भी नहीं देखी और इतने ज्यादा लोगों को उसने पहले भी नहीं देखा था। वो आगे बढ़ते जाते हैं जिसके बाद वो कैपिटल में एक बहुत ही ज्यादा शानदार प्लेस पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारा एमसी को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी कोई उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आ चुके हो ब्लैक, जो कि हीरो थी जिसने डीमन किंग को हराया। हमें बताते हैं वो 18 साल की होती है जिसका नाम एलिस था। वो बताने लगता है मैं तुम्हारे यहाँ पर इंतजार कर रही थी। वो बताता है कि तुमने मुझे यहाँ पर याद रखा है, एक बार तुमने मुझे डीमन रिल्म में मरने से बचाया था, क्या तुम मुझे अभी भी याद रखे हुए हो? ब्लैक कहने लगता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें यहाँ पर याद हूँ। तो जो एलिस थी मतलब कि जो हीरो होती है वो भी खुश हो जाती है। वो कहती है मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा खुशी हुई है सुनकर कि तुमने मुझे अभी भी याद रखा है, लेकिन पहले तो सबसे पहले मेरी जान बचाने के लिए उस टाइम पे काफी ज्यादा शुक्रिया। मैं अपने कंपेनियन से सेपरेट हो चुकी थी, अगर ये तुम्हारी वजह से नहीं होता तो हम सारे लोग यहाँ पर मारे जाने वाले थे। लेकिन ब्लैक कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं, हमने कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं की है। एलिस बताती है जो मेरे कंपेनियन है वो भी तुमसे मिलना चाहते थे लेकिन वो काफी ज्यादा प्रिय लग रहे हैं, काफी ज्यादा सेरेमनीज और उनके जो कुछ काम है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए मुझे माफ कर देना। तो वो आगे ब्लैक से पूछती है कि आखिरकार आगे चलकर तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारा जो बैरियर मैजिक का बार्ग है वो फिनिश हो चुका होगा और तुम काफी ज्यादा हाई डिमांड में भी लग रहे होगे। तो जो ब्लैक था वो काफी ज्यादा यहाँ पर थोड़ा शर्मिंदा सा होता है और कहता है नहीं मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया, वो उनमें सोच रहा था, अगर मैं सच में कहूँ तो मैं तो अनएम्प्लॉयड हो चुका हूँ। तो आगे एलिस कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे जो रॉयल मैजिशियन कॉर्प है उसे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन इस बात को सुनने के बाद जो सभी लोग वहां पर मौजूद थे उन्हें ये हजम नहीं होता। तभी उनमें से एक बंदा जो रॉयल मैजिशियन 5th डिवीजन का वाइस कैप्टन होता है और उसका नाम गंथर था जो 22 साल का था, वो कहने लगता है रॉयल मैजिक कॉर्प्स एलाइट जो होते हैं वो एलाइट्स में भी एलाइट हो सकते हैं। वो एक ऐसी यूनिट नहीं है जैसे बैरियर मेजेस जैसा जो यूलेस पर्सन है वो उसे ज्वाइन कर सकता हो और हमें जो जो बैरियर मेजेस हैं उनके साथ तुम टुगेदर नहीं रख सकते। तभी एलिस कहने लगती है ये बैरियर मेजेस की वजह से ही हुआ था, जो उन्होंने बैरियर मेजेस ने जो बैरियर को मेंटेन करके रखा था, इसी वजह से जो मॉन्स्टर्स और मेजमिया था वो डीमन रिल्म में सप्रेस हो चुका था और वो बाहर लेकर नहीं आया। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें भी ये गारंटी नहीं थी कि जो डीमन किंग था वो पूरी दुनिया में कितनी ज्यादा तबाही मचाता। गंतर कहने लगता है कि हीरो तुम ये कुछ ज्यादा ही यहाँ पर बड़ा चकड़ा कर बोल रही हो। जो मॉन्स्टर्स थे वो अफ्रेड होते थे मैजिशियन से, इसीलिए वो काफी ज्यादा हेजिटेट करते थे आगे जाने के लिए। इसमें बैरियर्स का कोई भी रोल नहीं है। बैरियर ने सिर्फ थोड़ा जो मेजमिया था उसे प्रिवेंट करने की कोशिश की है, अगर वो ना करते तो हमारे मैजिक भी इस चीज को कर सकते थे। इन अदर वर्ड जो बैरियर्स मेजेस होते हैं उनकी कोई भी जरूरत नहीं और वो एक यूजलेस प्रकार के होते हैं। वो बताते हैं अगर कॉमन सेंस में हम देखा जाए तो बैरियर मेजेस काफी ज्यादा यूजलेस होते हैं। उसकी पूरी बात का कहने का मतलब सिर्फ यही था। हमारा एमसी सोचने लगता है 30 साल, मैंने 30 साल यहाँ पर उन सभी चीजों को करने में लगा दिया जो सभी चीजों को यहाँ पर बचाए रखा था, लेकिन अगर मैं इस चीज को पहले रियलाइज कर लेता क्या मैं इस चीज को करने वाला था। हमारी जो कंडीशन है वो 30 सालों में इतनी ज्यादा गिर चुकी है, हमारी कोई भी इज्जत नहीं बची है, मैंने इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया। अभी गंतर बोलने लगता है बिसाइड ये गाय जो है वो काफी ज्यादा ओल्ड हो चुका है, नॉर्मली ये जॉब होती है वो यंग प्रोमिसिंग पीपल्स के लिए होती है और इसके पास कोई भी ऐसी स्किल्स नहीं है। तो जो एलिस होती है वो कहती है तुम्हारा मतलब इसके पास कोई भी स्किल्स नहीं है, अगर इसके पास स्किल्स होती तो क्या तुम इसे ज्वाइन करने दोगे? तो गंतर कहने लगता है हाँ अगर स्किल्स है, अगर वो मुझे बीट कर सकता है तो मैं इसे ज्वाइन करने दूंगा। लेकिन एलिस कहने लगती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि वो तुम्हारे जैसा एक बंदा जो 5th डिवीजन का वाइस कैप्टन है उसे बीट करने के बाद ही यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है? गंतर कहने लगता है ऑफ कोर्स ये एक मिडिल एज मैन है जो कि अप्लाई कर रहा है मिड कैरियर पोजीशन के लिए, तो उसे इतना तो करना पड़ेगा कि उसे इमीडिएट एक्शन के लिए मुझे तो हराना ही होगा। तो एलिस यहाँ पर ब्लैक से पूछने लगती है। ब्लैक यहाँ पर देखता है, एलिस कहती है मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा है कि तुम इस
से जीत सकते हो। तो ब्लैक भी इसके लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग एक एरिना में पहुंच जाते हैं जहां उन दोनों की फाइट होने के लिए तैयार हो जाती है। और जो गंथर था वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस था इस मैच को जीतने के लिए और वह अपनी फायर पावर को यूज करने लगता है और पहले ही बार में इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को यूज करता है कि वो ब्लैक को मारने के बारे में सोच रहा था। आगे हम देखते हैं जो अटैक था वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है और सभी लोगों को लगने लगता है कि जो वाइस कैप्टन है वो जीत चुका है और गंथर मारा गया होगा। गंथर भी कहने लगता है जब वो तुम मेरे सामने होशियारी बताने की कोशिश करोगे तो ये तुम्हारे साथ होने वाला है। लेकिन तभी वो देखता है कि गंथर पावर का ब्लैक के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता। ब्लैक कहने लगता है कि मैं तो यही सोच रहा था कि जो एग्जाम है वो अभी स्टार्ट हुआ है कि नहीं। लेकिन सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि वाइस कैप्टन का जो मैजिक था वो काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन जो ब्लैक है उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ था। जो गंथर था वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड था कि आखिरकार कैसे हो सकता है, एक ओल्ड मैन के पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। जिसके बाद अब वो अपने दूसरे अटैक का ट्राई करता है, लेकिन हमारा हीरो जो ब्लैक होता है वो उसे भी रोक लेता है। जिसके बाद जो गंथर था वो और भी ज्यादा छोटे छोटे अटैकों को करने की कोशिश करता है। अब तो जो लोग थे उन्हें भी लगने लगता है गंथर कुछ ज्यादा ही कर रहा है और इस तरीके की पावर से वो किसी को भी मार सकता है। लेकिन ये काफी ज्यादा वियर्ड था। तो उतने ज्यादा पावर को यूज करने के बाद भी जो हमारा एमसी ब्लैक था उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सोचने लगता है ये मैजिक काफी ज्यादा वीक है और क्या वो जो गंथर है अपनी पावर को पूरी तरीके से यूज नहीं करना चाहता। हम देखते हैं गंथर के बहुत ज्यादा अटैक्स के कारण भी ब्लैक को कुछ भी नहीं होता। सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहे थे। हमसे सोचने लगता है ये तो नॉनसेंस है, ये तो एक लो लेवल का बैरियर मैच था। लेकिन गंथर सोचता है ये कैसे मेरा अपोनेंट हो सकता है और वो हंसने लगता है और कहता है अच्छा मुझे समझ में आ चुका है, तुम एक ट्रेस हो जो सिर्फ बैरियर मैजिक को क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ तुम डिफेंड कर सकते हो, ये अमेजिंग है, इस तरीके से तुम मुझे नहीं हरा सकते जबकि तुम अटैक ही नहीं कर सकते। हमारा एमसी थोड़ा सैक्ड होता है और कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो अब मैं तुम्हारे ऊपर अटैक भी कर सकता हूँ। गंथर को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तभी एक अटैक आकर सीधे उसके चेहरे पर लगता है जो उसे काफी ज्यादा दूर ले जाकर और एक दीवार से तकड़ा देता है और इस कारण से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब भी हो जाती है। सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे कि एक ही ब्लो में जो वाइस कैप्टन है उसकी हालत खराब हो चुकी है। आखिरकार ये किस तरीके के मैजिक पावर है। जो गंथर था उड़ते हुए आता है, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी। वो कहने लगता है तुमने क्या कर दिया मेरे साथ। जो मैजिक बैरियर्स होते हैं और जो बैरियर मैजिक होते हैं वो किसी भी तरीके की अटैक पावर को यूज नहीं कर सकते। लेकिन हमारा एमजे कहने लगता है कि मैंने बस जो बैरियर है उसे मूव करके तुम्हारे चेहरे पर दे मारा था। लेकिन गंथर को इस बात पे विश्वास नहीं होता। वो कहता है मजाक करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो कि जो बैरियर होते हैं वो कभी भी मूव नहीं कर सकते, इसमें क्या कोई सेंस लग रहा है। लेकिन एमसी कहने लगता है 30 साल तक मैंने सिर्फ बैरियर को ही मना कर रखा है और इस कारण से मैंने बहुत सारी चीजों को ऐसे सीख लिया है जो मैं कर सकता हूँ। सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहे थे। वो कहता है क्या बैरियर को मूव करना ये कोई बड़ी बात है, ये तो बस छोटी मोटी बात है। सभी लोग कहने लगते हैं ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर थी और बैरियर को मूव करना तो ये काफी ज्यादा अलग ही बात है। लेकिन गंथर सोच रहा था कि मुझे सारे लोगों में से इस लूजर ट्रैश से ही क्यों हारना था। वो कहता है ये तो बिल्कुल भी नहीं है, सभी लोग मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाले हैं, मुझे इसे मारना होगा। अभी हम देखते हैं वो सारे से दो मेजेस की पावर को यहाँ पर ले लेता है। जो मेजेस होते हैं वो सीधे ब्लैक के पीछे से यहाँ पर स्नेक अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ब्लैक का बैरियर था वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और सभी लोग इस बारे से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि जो स्नेक अटैक है उसके ऊपर इसका भी कोई असर नहीं होने वाला। तभी हमारा जो एमसी था वो कहने लगता है क्या यहाँ पर पीछे कुछ था, मुझे अभी तक पता भी नहीं चला। गंथर इस बात से और भी ज्यादा शौक था कि उसे पता भी नहीं चला कि कब उसका बैरियर एक्टिवेट हो चुका है, वो भी अपने आप से। आखिरकार ये बंदा कौन है और वो ऐसे कैसे कर सकता है। और एलिस जो थी वो गंथर ही देख रही थी और कहते जा रही थी कि जो तुम्हें प्रूफ चाहिए था वो मैंने शो कर दिया है और इसके बाद जो नेक्स्ट टाइम है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन जो गंथर था वो अभी भी हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं था। वो कहता है कि जो इस ह्यूमिलिएशन है उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो अपनी पूरी पावर से गंथर को मार देना चाहता था। तभी जो मेजेस थे वो वहां से भागने लगते हैं क्योंकि गंथर एडवांस मैजिक को यूज कर रहा था। गंथर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी फुल पावर से एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं जो अटैक था वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, लेकिन एलिस को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बताने लगते हैं एडवांस मैजिक जो होता है वो ऑर्डिनरी बैरियर के जरिए से नहीं रोका जा सकता, लेकिन अगर वो ब्लैक है तो वो इसे बड़ी आसानी से रोक सकता है। उसे याद आने लगता है पहले बहुत सारे मैजिक जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनसे कैसे ब्लैक ने एलिस की मदद की थी, उसे वही याद आने लगता है। उसने बैरियर मैजिक की मदद से सारे मॉन्स्टर्स को बड़ी आसानी से हरा दिया था और उसे पूरे भरोसा था कि जो ब्लैक है वो इनसे कभी भी नहीं हारने वाला। और ऐसा ही होता है, वो बैरियर की मदद से उसके जो अटैक है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। और इस चीज को देखने के बाद गंथर को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कहता है इम्पॉसिबल है, जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है वो भी काम नहीं करने वाला। सभी लोगों को पता चल जाता है जो ब्लैक है वो जीत चुका है क्योंकि जो गंथर का माना था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। एलिस कहने लगती है जो बैरियर स्क्वाड मैजिक है वो जीत चुकी है और उसने अपनी एबिलिटी को भी प्रूव कर दिया है कि वो रॉयल मैजिक स्क्वाड को ज्वाइन कर सकता है। गंथर कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन
एलिस कहती है कि उसने डीमन किंग की जो आर्मी थी उससे बचाने के लिए, पूरे किंगडम को बचाने के लिए 30 साल तक जो मैजिक बैरियर से प्रोटेक्ट किया है, और यही जो अचीवमेंट है उसके लिए वहां पर सभी चीजों को प्रूव करके रख देती है कि तुम इस चीज को नहीं कहते हो। लेकिन तभी अभी गंथर नहीं मान रहा था। वो कहने लगता है ये इस अकेले बंदे की स्ट्रेंथ नहीं थी, वहां पर बहुत सारे बैरियर मैजिक भी इसके साथ मौजूद थे, और उन सारे जो बैरियर मैजिक है उनके साथ क्या हुआ वो किसी को कहता है। जो इन्वेस्टिगेशन पेपर्स है उन्हें यहाँ पर जल्दी से लाने के लिए एक जो नाइट था वो लेकर आ जाता है और कहता है अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेशन जो अदर बैरियर मैजिक थे वो वहां पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे। जो गंधर था वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो बताते हैं कि यहाँ पर कई अलग अलग रीजन के कारण या तो कुछ मारे गए या फिर उन्होंने अपनी ड्यूटीज को बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि फंड्स उन्हें अच्छे से नहीं मिल रहे थे। जो अदर बैरियर मैजिक थे वो ग्रेजुअली धीरे धीरे यहाँ से अपनी ड्यूटी को छोड़कर जाने लगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बंदा था जिसने पूरे अपने अकेले दम पर डीमन वर्ल्ड को कंट्रोल कर रखा था बैरियर के मुझे। वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक था। इस बात के बारे में तो जो हमारा एमसी था उसे भी नहीं पता था। वो सोचने लगता है वही तो मैं सोचूं कि जो मेरा माना था वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ता क्यों जा रहा था, और बैरियर को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर जो माना की जरूरत थी वो भी ज्यादा होती जा रही थी क्योंकि मेरे अलावा वहां पर कोई और भी नहीं बचा था। लेकिन जो गंधर था वो अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है मुझसे झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। जो डीमन रिल्म है, जो डीमन वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा बड़ा है, और इतने बड़े किंगडम के ऊपर एक बैरियर लगाना आखिरकार कैसे पॉसिबल है, वो भी एक बंदे अकेले ही इतने बड़े बैरियर को कैसे एक्टिवेट कर सकता है। एलिस उस पर काफी ज्यादा प्राउड महसूस कर रही थी। तभी वहां पर एक बंदा आ जाता और कहता है यहाँ पर इतना ज्यादा कमोशन क्यों हो रहा है। गंधर भी उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। हमें बताते हैं वो फर्स्ट यूनिट का कैप्टन लैंस लॉट होता है। हम देखते हैं जो लैंस लॉट था उसे बहुत सारे लोगों ने पहली बार देखा था, और आगे वो गंधर से कहने लगता है क्या तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी एलिस वहां पर आ जाती है और बताने लगती है कि मैंने यहाँ पर जो ब्लैक एक वॉरियर मैजिक है उससे रॉयल मैजिशियन कॉर्प को ज्वाइन करने के लिए कहा था, लेकिन जो गंधर था उसे उसकी एबिलिटी पे काफी ज्यादा शक था, इसीलिए हमने जो प्रैक्टिकल टेस्ट है उसे कंडक्ट किया था। तो उस पर गंधर भी कुछ नहीं कह पाता। लैंसलॉट समझ जाता है और कहने लगता है गंधर ऐसा लगता है कि तुम इस मैच को हार चुके हो। तभी गंधर जो था वो हिचकिचाने लगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तो बस यहाँ पर अपनी पावर को अच्छे से यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि एक मेयर बैरियर मैजिक के ऊपर मैं अपनी जो पूरी पावर का इस्तेमाल करूं। लेकिन लैंसलॉट समझ जाता है और कहता है इस तरीके के जो पैथेटिक एक्सक्यूज हैं उन्हें बनाने की कोई भी जरूरत नहीं। जो गंधर था वो काफी ज्यादा डिस्प्लेस महसूस कर रहा था। आगे जो लैंसलॉट था वो बताने लगता है जो ब्लैक से कहता है कि तुम्हारे पास जो स्किल्स है तुमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ जो रॉयल मैजिकल कॉर्प्स है उसे ज्वाइन करने के लिए। इस बात से तो जो ब्लैक था वो भी यहाँ पर खुश भी था और सरप्राइज भी था। लोग बातें करने लगते हैं कि यहाँ पर एक मेयर बैरियर मैजिक को ज्वाइन कर के लिए उसने यहाँ पर हाँ कर दिया। लेकिन तभी दूसरा बंदा कहने लगता है लेकिन उसने 22 कैप्टन को यहाँ पर फेयर मैच में डिफीट कर दिया। लेकिन जो ब्लैक था हम देखते हैं उसे अपनी जो पावर होती है उनके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा नहीं था। वो सोचने लगता है क्या मैं यहाँ पर सच में डिजर्व करता हूँ। लेकिन तभी जो एलिस थी वो ब्लैक को कॉन्ग्रेचुलेशन करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था, और वो ब्लैक से कहने लगती है कि हमें जाकर बाहर सेलिब्रेट कर लेना चाहिए। लेकिन तभी जो लैंसलॉट था वो आ जाता है। वो कहता है लेडी एलिस ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा पेश करने के लिए समय। एलिस घबरा जाती है। हम देखते हैं कुछ जो मेजेस होते हैं वो एलिस को पकड़कर ले जाने लगते हैं और कहते हैं तुम्हें अपने काम पर वापस चले जाना चाहिए। लेकिन वो ब्लैक से कह रही होती है हमें इसे सेलिब्रेट करने के लिए जाना होगा। जिसके बाद जो लैंसलॉट था वो ब्लैक से कहता है ऐसा लगता है जो लेडी एलिस है वो तुम्हें काफी ज्यादा फेवर कर रही है, आखिरकार तुम्हारी जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से है। लेकिन तभी यहाँ पर जो ब्लैक था वो कहने लगता है हम लोग बस एक ही बार यहाँ पर मिले थे। आगे लैंसलॉट कहता है बहुत सारे लोग हैं जो उससे यहाँ पर जो हीरो है उसके पास जाना चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि तुम उनमें से एक लोग नहीं होगे। हम जिसके बाद जो गंधर था उसे देखते हैं उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जो ब्लैक था एक प्लेस पर पहुंच जाता है जो कि रॉयल मैजिशियन कॉर्प की डोमेट्री होती है, जहाँ पर वो अपने रूम को ढूंढने लगता है। लोग बातें कर रहे होते हैं कि आखिरकार एक ओल्ड मैन यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बताने लगते हैं इसके तो कपड़े भी अच्छे नहीं है, इसके पास ना ही कोई सुपीरियर ऑफिसर मौजूद है, ऐसा लगता है ये एक कॉमनर है। जिसके बाद हम देखते हैं ब्लैक काफी ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। वो जल्द से अपने रूम में चले जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एक बंदे से होती है जो कि यहाँ पर उसका रूममेट होने वाला है। उसका नाम हमें 7 बताते हैं जो कि 16 साल का था। वो ब्लैक से कहने लगता है आखिर कौन हो। तो जिसके बाद ब्लैक बताता है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं तुम्हारा न्यू रूममेट हूँ और आज से मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में रहने वाला हूँ। लेकिन जो 7 था उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कि एक ओल्ड मैन यहाँ पर क्या कर सकता है। तभी वो और भी जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि तुम्हें हीरो ने रिकमेंड किया है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए, और साथ ही में तुमने अपनी जो एबिलिटी है उसे प्रूव करने के लिए जो 22 कैप्टन गंथर है उसे यहाँ पर हरा दिया। क्या तुम मुझे यहाँ पर बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हो। उसकी बात पर यहाँ पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। वो जो 7 था वो कांपने लगता है। जो ब्लैक था वो कहता है क्या तुम यहाँ पर ठीक हो, लेकिन वो और भी जोर चिल्लाने लगता है। वो कहता है ये तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ, एक जो ओल्ड का है वो मेरे जैसे सेम टीम में कैसे हो सकता है। लेकिन ब्लैक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 7 उसे बताता है कि जो रूममेट्स होते हैं उन्हें एक ही टीम में रख दिया जाता है न्यू ट्रेनिंग के लिए, इसी कारण से हम एक ही टीम में हो जाते हैं। लेकिन ब्लैक कहता है मुझे माफ कर देना कि मैं एक ओल्ड मैन होकर तुम्हारे जैसे सेम टीम में मौजूद हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करने वाला। तो 7 कहने लगता है बेल इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन जो 7
सेवन है उसे ब्लैक के जो हेयर थे वो काफी ज्यादा बड़े नजर आते हैं। वो कहते हैं ट्रेनिंग के दौरान ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम करने वाले हैं, इसलिए ऐसा क्यों नहीं करते कि मैं इन्हें कट कर देता हूँ। और जो सेवन था उसकी अच्छे से कटिंग कर देता है, जिसके बाद में हम देखते हैं उनका जो ट्रेनिंग के लिए समय हो जाता है और ब्लैक अपनी जो यूनिफॉर्म होती है उसे पहन लेता है। जिसके बाद हम दिखाते हैं दो लड़कियों को दिखाते हैं, जिनमें से एक का नाम टेरेसा होती है और दूसरे का नाम क्लारा होता है, जो इन दोनों की टीम पार्टनर होने वाली है। तभी जो ट्रेनिंग मतलब कि टेरेसा होती है वो कहने लगती है ये ओल्ड गाय कौन है। तभी जो क्लेरा होती है वो भी कहने लगती है कि मैंने इसे पहले कभी भी नहीं देखा। ब्लैक बताता है हेलो मेरा नाम यहाँ पर ब्लैक है। सेवन बताता है ये हमारी टीम में होने वाला है, भले ही ये ओल्ड गाय क्यों ना हो लेकिन ये हमारी टीम में होने वाला है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो टेरेस थी वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और बताती है एक ओल्ड गाय यहाँ पर हमारी टीम में क्या कर रहा है, क्या ये कुछ ज्यादा बियर्ड नहीं है कि ओल्ड गाय यहाँ पर न्यू ट्रेनी रिक्वायर्ड में हो सकता है। क्लारा उसे संभालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लैक था वो भी देखने लगता है कि यहाँ पर जो सारे के सारे रिक्वायर्ड हैं वो काफी ज्यादा यंग है, मैं ही अकेला एक जो ओल्ड मैन हूँ यहाँ पर मौजूद हूँ। तभी हमें बताते हैं, सभी लोगों को बताया जाता है कि आज की जो ट्रेनिंग है वो जॉइंट ट्रेनिंग होने वाली और उन सभी के सामने यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर जो ब्लैक होता है उसकी इंट्रोडक्शन भी कराई जाती है। लोग बातें करने लगते हैं यही वो बंदा है जिसने वाइस कैप्टन को डिफीट करा था, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कुछ गलती के कारण हो गया होगा। क्लारा भी इस बारे में सोचने लगती है कि इसने वाइस कैप्टन को डिफीट कर दिया था और टेरिसा भी इस बारे में सोच रही थी एक ओल्ड का ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जो सेवन था वो और भी ज्यादा घबराने लगता है क्योंकि उनकी नजर में जो बैरियर मेज होता है वो काफी ज्यादा यूजलेस होता है। हम देखते हैं वहां पर गंथर भी मौजूद था जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बताता है कि एक बैरियर मेज मेरे रास्ते में आ गया तो मैं इसका जो अंजाम है उसे भुगतना होगा। जिसके बाद जो बंदा होता है सभी को बताता है तुम्हारी जो ट्रेनिंग है उसे डिटरमाइन कर दिया गया है और तुम सभी के जो डिवीजन है उन्हें भी असाइन कर दिया गया है। इसके बाद आज उन लोगों की जो सर्वाइवल एक्सरसाइज है वो होने वाली है। सभी लोगों को मॉन्स्टर हंट में मेका फॉरेस्ट में भिजाया जाएगा और अगर तुम अच्छे परफॉर्म करते हो तो जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम है उसे भी बनाया गया। सभी लोग काफी ज्यादा कुमले की सॉफ्ट हो जाते हैं। सर्वाइवल एक्सरसाइज क्या मैंने यहाँ पर सही किया, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। हमारे आधे साथ ही हमें मेजमिया पूल में धकेल दिया जाएगा। जो मॉन्स्टर होंगे वहां के काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। इसके बाद हम सेवन को देखते हैं, वो और भी ज्यादा घबराने लगता है, ये तो हमारे लिए ओवर हो चुका है, एक न्यू भी हमारे साथ इस जैसी खतरनाक प्लेस में जाने वाला है। और वो लोग अपने गेयर्स और इक्विपमेंट को लेकर तैयार हो जाते हैं। सेवन ब्लैक से कहता है प्लीज हमें होल्ड बैक करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। जिसके बाद जो एक ड्रैगन कैरेज है उसमें बैठकर वो उस प्लेस पर जाने लगते हैं। हम गंतर को देखते हैं, वो कहता है कि यहाँ पर वॉरियर में देखो मैं तुम्हें हेल में कैसे भेजा सकता हूँ। जिसके बाद हम सेवन को देखते हैं जो काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहा था क्योंकि वो उस प्लेस पर पहुंच चुके थे, लेकिन उस प्लेस को देखकर वो काफी ज्यादा शॉक था। जो सेवन था वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रहा था। वो कहने लगता है आखिरकार हमारा जो टारगेट है वो फॉरेस्ट से इतनी ज्यादा दूर क्यों उतार दिया और ना ही उनके पास कोई और भी टीम होती है। उन्हें ये सारी चीजें काफी ज्यादा अजीब लग रही होती हैं। सेवन और भी ज्यादा घबराने लगता है। वो कहता है मेरा जो सपना था ज्वाइन कर रॉयल मिच कॉप को ज्वाइन करने का वो तो अब समझ लो खत्म ही हो चुका है। तभी जो टेरेसा थी वो तो चिल्लाने लगती है कि अपने आप को संभालो, यहाँ पर जो टीम लीडर है उस पोजीशन को तुमने लेके रखा है, क्या तुम इस चीज को मेंटेन नहीं कर सकते और तुम्हें सबसे आगे यहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन जो सेवन था और भी ज्यादा चिल्लाने लगता और कहता है कि मैंने इस रोल के लिए कभी भी साइन नहीं किया था। तभी ब्लैक वहां पर आ जाता है जिस पर वो दोनों ही चिल्लाने लगते हैं। वो बताता है कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते, कि सबसे पहले हमें मैप में कंफर्म कर लेना चाहिए कि हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पर कहाँ पर हैं। वो दोनों भी इसके लिए राजी हो जाते हैं और सभी लोग देखने लगते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है जिस प्लेस पर उन्हें पहुंचना है उससे वो काफी ज्यादा दूर है, इसलिए उन्हें जल्दी करने की जरूरत थी। जिस पर ब्लैक कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो हमें वहां पर जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए। सेवन भी कहता है हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं बची है और सभी लोग वो माउंटेन के रास्ते से वहां पर धीरे धीरे करके पहुंचने लगते हैं। सभी की हालत खराब थी लेकिन जो ब्लैक था उसे कुछ भी नहीं हुआ था और इस चीज को क्लेरा जो थी वो भी महसूस कर लेती है। वो सोचने लगती है कि आखिरकार ऐसे अभी तक एक भी बूंद जो स्वेट की है वो नहीं निकली। मे भी ऐसा लगता है कि वो इंसानों का जो काम थे उनके लिए पहले से यहाँ पर प्रिपेयर होकर रखा है। तभी वो एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं जो कि मीका फॉरेस्ट था। उसके अंदर से जो मेजमिया था वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा था। उन्हें काफी ज्यादा घबराहट भी होने लगती है और उस चीज को देखने के बाद जो टेरेस थी वो बताने लगते हैं अगर ऑर्डिनरी पीपल बिना रेजिस्टेंस के यहाँ पर जाते हैं तो वो एक सेकंड के अंदर भी मारे जाते हैं। लेकिन क्लारा कहती है हमारे जैसे जो मेज होते हैं वो इस चीजों को थोड़ा बहुत तो हैंडल कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो कोमोडो ड्रैगन होना चाहिए जो कि लेवल 2 के मॉन्स्टर है। क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? सेवन कहता है हाँ, उसका जो नेक्स्ट मैप के ऊपर मार्क होके रखा है। तभी जो ब्लैक था वो बताने लगता है कि तुम लोगों का लेवल से क्या मतलब है। सेवन उसके ऊपर चिल्लाता है क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? तो वो बताता है मॉन्स्टर्स को यहाँ पर 10 लेवल में डिवाइड किया गया है उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक। लेवल 3 के जो होते हैं या फिर उनसे ऊपर के जो मॉन्स्टर होते हैं उन्हें हम जैसे
नोवा स्मोच बिल्कुल भी नहीं झेल सकते और उनके अगेंस्ट जाना अपनी मौत को बुलाने के समान है। तो ब्लैक उसे यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए शुक्रिया करता है। जो सेवन था वो काफी ज्यादा प्राउड महसूस करता है। वो कहता है इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं थी। तभी क्लारा और टेरिसा थी उनसे जल्दी करने के लिए कहने लगती हैं। हम देखते हैं वो आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी उनका सामना यहाँ पर कुछ गॉब्लिन से हो जाता है। और जो गॉब्लिन थे वो सबसे ज्यादा लो लेवल के क्रिएचर होते हैं जो लेवल बन के थे। सेवन अपनी पावर को यहाँ पर कहता है इन लो लेवल मॉन्स्टर्स के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, और वो अपनी फायरबॉल की मदद से उन गॉब्लिन्स को मारने लगता है। लेकिन जो सभी गॉब्लिन्स थे एक साथ सेवन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी बीच में आकर जो टेरेसा थी उन सभी को मार देती है और सेवन से कहती है इस तरीके से तुम अपने गार्ड को, भले ही वो लो लेवल मॉन्स्टर क्यों ना हो, उनके ऊपर वेस्ट नहीं कर सकते। तो सेवन भी समझ जाता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं थी, मैं उन्हें संभाल सकता था, वो इंजर्ड हो चुका था। जो क्लारा थी उसे यहाँ पर हील कर देती है और इन सारी चीजों को ब्लैक देख रहा था। और हम देखते हैं जो सेवन था और क्लारा थी दोनों ही फिर से यहाँ पर लड़ने लगते हैं, जिसके बाद वो थोड़े आगे और पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक जो मॉन्स्टर था वो सेवन के ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी जो ब्लैक होता है उसका पैर एकदम से मुड़ जाता है। सभी लोग पीछे देखने लगते हैं। इस कारण से जो सेवन था वो बच जाता है और उन लोगों को यकीन भी नहीं होता, ना ही उन्हें महसूस होता है कि उनके ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। ब्लैक उन सभी को इन बारे में कुछ भी नहीं बताता और अपन देखते हैं वो जमीन के ऊपर एक मैजिक सर्कल बना देता है जिससे उन सभी लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल सके। और आगे ब्लैक कहने लगता है ऐसा लगता है जो पाथ है मैंने फाइंड कर लिया, मैं उसे फील कर सकता हूँ, ऐसा क्यों नहीं करता कि मुझे यहाँ पर आगे जाने दो। सेवन सोचता है और वो लोग यहाँ पर जाने के लिए मान जाते हैं। हम देखते हैं जो पीछे से था ब्लैक आने वाले सभी मॉन्स्टर्स को मारते जा रहा था। उन लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता। क्लारा को थोड़ा महसूस होता है लेकिन वो इसे कंफर्म नहीं कर पाती। और वो लोग थे वो नदी के किनारे से आगे बढ़ते जा रहे थे। बहुत सारे जो मॉन्स्टर्स थे वो उनके ऊपर नजर बनाए हुए थे। ऐसे ही रात हो जाती है, सभी लोग सो जाते हैं। जो ब्लैक था वो पहरा दे रहा था। तभी एक मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है जो ब्लैक को पीछे से यहाँ पर खा जाना चाहता था, लेकिन ब्लैक ने वहां पर पहले से ही बैरियर को तैयार रखा था जिससे वो कुछ भी नहीं कर पाता। और जो मॉन्स्टर था वो वापस चला जाता है। लेकिन उस आवाज से जो सेवन था वो उठ जाता है। वो कहने लगता है मैंने कुछ आवाज सुनी, क्या यहाँ पर कुछ हो गया है? लेकिन ब्लैक कहता है नहीं कुछ भी नहीं, सो जाओ। लेकिन सेवन कहने लगता है मुझे लगता है कि हमें अपनी जो शिफ्ट है उन्हें चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन ब्लैक कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं, मैं अभी फाइन हूँ और तुम और भी ज्यादा रेस्ट कर सकते हो, और जब मुझे नींद आने लगी थी मैं तुम्हें यहाँ पर जगा दूंगा। सेवन भी इसके लिए यहाँ पर मान जाता है। हम देखते हैं उसने पूरे अपने चारों ओर एक मैजिक बैरियर को बना रखा था जिससे कोई भी उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर पाता। हम देखते हैं सेवन यहाँ पर उठ जाता है और सभी लोग फिर से चलने लगते हैं। वो बताता है हमने बेयरली किसी मॉन्स्टर को यहाँ पर एनकाउंटर किया है, ये तो काफी ज्यादा मुझे स्कैरी लगता जा रहा है और मैं काफी ज्यादा टायर्ड भी हो चुका हूँ। जो क्लारा थी वो भी सोचने लगती है हमें सिर्फ बिग मॉन्स्टर्स ही यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं, ऐसा लगता है कुछ तो यहाँ पर जरूर से गड़बड़ है। और जो र्यूमर्स है जिसने मतलब कि ब्लैक ने वाइस कैप्टन को टेक डाउन कर दिया था, क्या वो सही हो सकता है? और क्या ये सारी चीजें जो ओजा शान है मतलब कि ब्लैक की किया रही है, लेकिन उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी टेरेसा कहने लगती है ये अच्छी बात है कि हम काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड भी हो चुके थे इस फॉरेस्ट में चलते हुए। अगर हम किसी मॉन्स्टर को एनकाउंटर कर सकते थे तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा ट्रबल को भी क्रिएट कर सकता था। हमें जल्द से जल्द कोमोडो ड्रैगन नेस्ट में पहुंचना होगा। जिसके बाद जो सीन था वो शिफ्ट हो जाता है। हमें गंथर दिखाते हैं। वो सोचने लगता है मैं यही सोच रहा था जो ब्लैक है वो अभी तक क्या मारा जा चुका होगा, मैंने उसे सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट का बर्स्ट स्पॉट है उसके ऊपर भेज दिया है। अगर तुम मीका फॉरेस्ट से बाहर भी आ जाते हो लेकिन तुम उधर नॉर्थलेस मॉन्स्टर से वापस नहीं आ सकते। जिसके बाद हम देखते हैं जो ब्लैक और उसकी पार्टी थी वो एक प्लेस पर पहुंच जाती है जहां उनका सामना एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर से हो जाता है जो कि एक लेवल 4 का मॉन्स्टर था। जो सैलमेंडर एक फायर टाइप मॉन्स्टर था। उनका सामना यहाँ पर वो लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते। जो टेरेसा थी वो कहने लगती है आखिरकार यहाँ पर ब्लेज की एंट्रेंस में खड़े होकर अपने एक ब्रेज से ये पूरे ब्लेज को तबाह कर सकता है, हमें यहाँ पर भाग जाना चाहिए। क्यों हम यहाँ पर इसकी पावर से नहीं फाइट नहीं कर पाएंगे। तभी वो देखती है और शॉक्ड हो जाती है। उनके पीछे से एक और सैलमेंडर आ जाता है। वो सोचते हैं कि अब तो हमारे भागने का रास्ता भी खत्म हो चुका है क्योंकि उन्हें सरेंडर मतलब सराउंडेड कर लिया था। सेवन भी घुटनों पर आ जाता है और वो कहता है हम तो मारे जाने वाले हैं। टेरिसा और क्लारा भी काफी ज्यादा डरा चुकी थी। हम देखते हैं सैलमेंडर अपनी पावर का यूज कर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी जो क्लारा और टेरिसा थी दोनों रो रही थी, लेकिन उन्हें यहाँ पर फील हो रहा था कि उनके ऊपर कोई भी अटैक नहीं हुआ। हम देखते हैं वो ब्लैक था जिसने अपने शील्ड की मदद से उन सभी को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रखा था। टेरेस चीज को देखकर काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और कहती है बैरियर ने जो सारी फ्लेम से उन्हें ब्लॉक कर लिया है। क्लारा कहती है ये सभी ब्लैक का किया धरा, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हम देखते हैं जो सैलमेंडर थे और भी ज्यादा अटैक करते जा रहे थे, लेकिन ब्लैक यहाँ पर सभी अटैकों को यहाँ पर अपनी शील्ड की मदद से रोकते जा रहा था। सेवन भी कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार एक बैरियर जो है हमें प्रोटेक्ट कर रहा है और हम इससे यहाँ पर एस्केप नहीं कर सकते। इन द एंड हम लोग मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं जो ब्लैक था उस बैरियर से बाहर जाने लगता है। हम देखते हैं क्लारा और टेरिसा दोनों चिंता करने लगती हैं, लेकिन ब्लैक कहता है मैं अभी वापस आ जाऊंगा, तुम लोगों को यहीं रहना चाहिए। लेकिन सेवन
रोने लगता है और चिल्लाने लगता है, कहता है तुम कहाँ पर आ जा रहे हो, जल्दी से वापस आ जाओ। और वो ब्लैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोक पाता। सेवन सोचने लगता है क्या वो यहाँ पर अपने आप को एक टिकवा के रूप में यूज करना चाहता है और हम लोगों को भागने का यहाँ पर एक रास्ता देना चाहता है, लेकिन यहाँ पर तुम कुछ भी कर लो, एक बैरियर मेज इन मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट में नहीं जा सकता। तभी टेरेसा कहने लगते हैं हम उसका जो सेक्रीफाइस है उसे बेस्ट में नहीं जाने देंगे। एक बार जो बैरियर है वो डिसअपियर हो जाएगा तो जो सारी फ्लेम्स है वो बीकर पार्ट से आने लगेंगी और वही हमारा रास्ता होगा हमें वहां से निकल जाने के लिए। लेकिन सेवन इसके लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मैं किसी को भी पीछे छोड़कर नहीं भागने लगता। टेरेसा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं समझता। तभी क्लारा देखती है जो फायर थी वो यहाँ पर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर क्या चल रहा है। हम देखते हैं ब्लैक ने एक जो सैलेमेंडर था उसका सिर ही उड़ा दिया था और वो दोनों सैलेमेंडर को मार देता है। उन तीनों को यकीन ही नहीं होता कि वो एक ही इंस्टेंट हिट में सैलेमेंडर को खत्म कर सकता है। तभी जो एक और सैलेमेंडर था वो वहां जाता है और ब्लैक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ब्लैक उसे डॉज करते हुए अपने बैरियर की मदद से हम देखते हैं अपने हैंड को एक ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उसी हैंड से सैलेमेंडर के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल हिट करता है जिससे पूरा सैलेमेंडर जमीन के अंदर धंस जाता है और वो मारा जाता है। और उसे मारने के बाद उसे याद आने लगता है पहले भी उसने सैलेमेंडर से फाइट की थी लेकिन वो इनसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और इनका कहना यह है कि ये एक लेवल 1 का बीस्ट है। ऐसा लगता है कि यहाँ के जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सेवन और सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहे थे। वो यहाँ पर ब्लैक से कहने लगते हैं तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो और तुम बहुत ही ज्यादा प्रिटी स्ट्रॉन्ग भी हो। टेरेसा कहने लगती है आखिरकार एक बैरियर मैजिक इस तरीके की जो अटैक है उन्हें कैसे यूज कर सकता है, क्या जो बैरियर मेज है वो ओनली डिफेंस के लिए यूज नहीं किया सकता है, आखिरकार तुमने इस चीज को कैसे किया। ब्लैक सोचने लगता है तुम लोग कह रहे हो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हूँ, वैसे भी डेफिनेटली मैंने कुछ यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारा है लेकिन वो तो बस मैंने जो डीमन वर्ल्ड का बैरियर है उसे मैं यहाँ पर अच्छे से बनाए रखने के लिए कहा था। जो क्लारा थी वो सोचने लगती है अगर मैं सोचूं जो सैलेमेंडर्स होते हैं उन्हें एक बैरियर मैजिक ने डिफीट कर दिया, ना केवल ये डिफेंस बल्कि अटैक पावर को भी यूज कर सकता है और साथ ही में उसने जो बैरियर है उसे फुटहोल्ड की तरह यूज किया था। क्या ऐसा भी हो सकता है जो बैरियर मैजिक होता है वो एक्चुअली में इतना ज्यादा अमेजिंग है और ये पर्सन है वो बिल्कुल भी एक ओल्ड गाय जैसा बिल्कुल भी बिहेव नहीं करता। हम गंथर को देखते हैं वो यही सोच रहा था कि जो बैरियर मेज मतलब कि ब्लैक है वो अब तक मारा जा चुका होगा और जो माउंटेन ट्रायल है वहां पर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं, अगर वो सैलेमेंडर्स के पास नहीं भी पहुंचेंगे कोई ना कोई उन्हें मार ही देगा। लेकिन हम तभी देखते हैं ब्लैक और उसकी टीम वहां पर आ जाते हैं जो कि रिटर्न होने में सबसे पहले बंदे थे जिसने ट्रायल को कंप्लीट कर लिया था। उनकी आवाज को सुनकर गंथर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है जो बैरियर मैजिक है वो अभी भी यहाँ पर जिंदा कैसे है, आखिरकार वो उस प्लेस से कैसे वापस आ गए। उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो सोचने लगता है प्रोबेबली ऐसा हुआ होगा कि वो लोग यहाँ पर भागते हुए आ गए, उन्होंने उस प्लेस पे गए ही नहीं हो, इसलिए वो आइडेंटिटी के तौर पर जो मटेरियल है उसे लेकर नहीं आए होंगे। जबकि हम बताते हैं सेवन उन्हें यहाँ पर जो सैलेमेंडर फैंग होता है सैलेमेंडर मॉन्स्टर का एक मटेरियल उसे दिखा देता है। हमें बताते हैं जो इनका रिकॉर्ड था पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अच्छा बना हुआ था। गंथर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उन्होंने एक्चुअली में जो सैलेमेंडर एक लेवल 4 का बीस्ट उसे डिफीट कर दिया, वो भी एक बैरियर मैच के साथ साथ होने के बाद। जो इंस्ट्रक्टर था वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, वो बताता है कि उनके जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा अच्छे निकल के आने वाले हैं। सेवन और उसकी पूरी टीम भी खुश लग रही थी। तभी हम देखते हैं और भी लोग कहने लगते हैं कि जो सैलेमेंडर है वो ट्रेनिंग रूट में कैसे हो सकता है। तभी दूसरा बंदा कहता है हमने डेफिनेटली जो लेवल के मॉन्स्टर थे उन्हें प्रीमियरली इन्वेस्टिगेशन में फाइंड किया था। लेकिन जो सेवन था वो अभी भी काफी ज्यादा खुश लग रहा था। तभी जो टेरिसा और क्लारा कहने लगती है कि यहाँ पर तुम्हें इतने ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो ब्लैक था उसी ने मॉन्स्टर को डिफीट किया है, साथ ही उसी ने हमारे जो पाथ है उसे भी यहाँ पर डिसाइड किया था। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, उसके बिना हम लोग शायद मारे भी जाने वाले थे। जो सेवन था उसे इन सारी चीजों के लिए शुक्रिया कहने लगता है, लेकिन ब्लैक कहता है इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं, तुम लोगों ने भी बहुत सारे जो ऑप्टिकल्स थे उनमें मदद की थी, बस मैंने तुम लोगों को थोड़ा लिटिल पुश दे दिया था। वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ब्लैक को भी समझ में आ जाता है कि वो लोग बाकी अदर टीम्स के मुकाबले काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में थे और ऐसा लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। और यहाँ पर जो गंथर था उसे भी काफी ज्यादा इस बात से घुट होने लगी थी, वो काफी ज्यादा चिढ़ते जा रहा था कि अभी तक जो ब्लैक है वो जिंदा क्यों है। हम देखते हैं कुछ ही दिन बाद उन सभी के जो फिर से ट्रेनिंग मैचेस हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। सभी लोगों को 2 टीम में डिवाइड कर दिया जाएगा और वो सभी लोग साथ में फिर से ट्रेनिंग करने के लिए जाने वाले थे। हम देखते हैं गंथर भी उन्हीं के ऊपर नजर बनाए रखा था। हम देखते हैं वो लोग यहाँ पर ब्लैक के साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं और ब्लैक से कहते हैं कि तुम हमें अपनी जो ट्रू एबिलिटी है वो बताओ। लेकिन तभी गंथर आ जाता है, वो बताने लगता है सिंस ऑलरेडी तुम लोग यहाँ पर हो तो ऐसा क्यों नहीं करते कि मैं तुम्हें अपनी पावर का इंस्ट्रक्शन है वो दे देता हूँ। सेवन बताने लगता है कि आखिरकार जो वाइस कैप्टन है वो हमारी ट्रेनिंग में जो पार्टिसिपेट है वो क्यों कर रहा है। टेरिसा कहने लगती है मैंने सुना था कि यहाँ पर वो सिर्फ हमारी इसलिए मदद कर रहा है क्योंकि हमारे पास कोई ज्यादा जो इंस्ट्रक्टर है वो मौजूद नहीं है। गंथर कहने लगता है क्या तुम लोग बस यहाँ पर खड़े रहोगे, क्या यहाँ
यहाँ पर तुम अब लोग जो ट्रेनिंग है उसे भी स्टार्ट करने वाले हो। हम देखते हैं वो लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो गंथर था वो ब्लैक से कहता है कि तुम्हें आने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम बस पागलों की तरह एक जगह पर खड़े होकर सारी चीजों को देखने वाले हो, और जो लड़ाई करने वाले हैं वो सेवन, क्लारा और टेरिसा थे, और उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं टेरिसा की हालत काफी ज्यादा खराब थी। क्लारा उसे हील करने की कोशिश कर रही थी। जो गंधर था वो कहने लगता है क्या यहाँ पर तुम बस इतना ही हार्ड ट्राई कर सकते हो? अगर तुम्हारा अपोनेंट तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाला है तो तुम लोग कैसे फाइट करोगे? तुम तो इस तरह ऑलरेडी मारे जा चुके होगे। हम देखते हैं जो सेवन था उसकी हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी खड़ा हो जाता है। लेकिन गंधर उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं था। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम और भी ज्यादा फाइट कर सकते हो। ब्लैक इन सारी चीजों को यहाँ पर देख रहा था। उसके फेस पे सांप नजर आ रहा था। जो गंधर है वो जानबूझकर इन सारी चीजों को कर रहा है, और गंधर को भी ब्लैक के इस तरीके की फेस को देखकर काफी ज्यादा यहाँ पर मजा आ रहा था। उसे अच्छा फील हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं गंधर यहाँ पर सेवन के ऊपर अपनी फायर पावर से एक बहुत ही जोरदार अटैक करने वाला था, और जो अटैक था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी था। जो अटैक का इफेक्ट होता है वो सेवन के ऊपर काफी ज्यादा होता है। गंधर काफी ज्यादा खुश होने लगता है और कहता है ब्लैक जरा देखो इनको, तुम्हारे जो दोस्त हैं वो काफी ज्यादा ट्रबलसम स्पॉट में आ चुके हैं, वो भी बस इसलिए क्योंकि तुमने मेरी बेइज्जती की थी। इसी कारण से मैंने गलती से अपनी थोड़ी ज्यादा पावर को यूज कर लिया। यहाँ पर तुम्हें इतने ज्यादा रॉन्ग करने की कोई भी जरूरत नहीं, ये तो बस गाइडेंस का एक था। मैंने उन्हें बिल्कुल मारा भी नहीं है, बस उन्हें कुछ इंजरी होगी। जिसके बाद जो स्मोक था वो भी वहां से अलग होने लगता है। जो ब्लैक था उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, लेकिन हम देखते हैं जो सेवन, टेरिसा और क्लारा थे वो तीनों ही प्रोटेक्टेड होते हैं, क्योंकि ब्लैक ने एंड टाइम पे जो अपनी शील्ड है उसे यूज कर लिया था। गंथर को यकीन नहीं होता कि आखिरकार उन्हें कोई भी इंजरी क्यों नहीं होगी। हम देखते हैं जो सेवन था वो समझ जाता है उनके आजू बाजू जो बैरियर है वो मौजूद है, और ये ब्लैक का काम ही है। उन लोगों को उसने प्रोटेक्ट कर लिया था। गंथर को भी अब समझ में आ चुकी थी। बाकी के जो मेजेस थे वो भी देख रहे थे जो वाइस कैप्टन और टीम एफ के बीच में लड़ाई चल रही है, जो कि कुछ ज्यादा आगे पहुंच चुकी है। लेकिन आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है? गंथर बताता है कि यहाँ पर मैं अभी भी तुम्हें और ज्यादा सिखा सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम लोग अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हो, और हमें लगता है हमें इस चीज को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सेवन कहने लगता है कि ये तुम कोई भी गाइडेंस नहीं दे रहे थे, ये तुम हमें बुली करने की कोशिश कर रहे थे। टेरेसा को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। तभी हम देखते हैं इतना ज्यादा सब होने के बाद भी वो फिर से यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और गंथर से कहते हैं तुम्हें क्या लगा था कि हम लोग हार मान लेंगे? हम अभी भी और भी ज्यादा फाइट कर सकते हैं, और अगर तुम चाहो तो हमें और भी ज्यादा गाइड कर सकते हो। हम बिल्कुल भी लूज नहीं करने वाले। जो सभी लोग थे वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इतना ज्यादा पिटने के बाद भी सभी लोग यहाँ पर इतना ज्यादा रोर कर रहे हैं। क्या तुम भी इस चीज को कर सकते थे? यहाँ पर वाइस कैप्टन और भी अपनी पावर को यूज कर सकता है। कैप्टन भी सोचने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर रुक गया तो लोग मुझे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करने वाले हैं। हम देखते हैं क्लारा सेवन और टेरिसा को हील कर देती है, और अपनी कंबाइंड पावर से यहाँ पर इस मैच को जीतने की सोचती है। तो जो गंथर था वो भी कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम मेरे अगेंस्ट में कैसे जीत सकते हो। वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उन जो मैजिक्स था उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने बैरियर बना कर रखा था और फिल्म का असर उनके ऊपर नहीं हो पा रहा था। गंथर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम एक्चुअली में एक बैरियर को यूज कर रहे हो, तुम लोग सभी कार्ड मौजूद हो। तभी सेवन और टेरिसा एक साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, और उन अटैक का असर गंथर के ऊपर काफी ज्यादा होता है। लेकिन इस बारे में जो गंथर था वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ अभी खेल रहा था, ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जो सेवन, टेरिसा और क्लारा थे वो काफी ज्यादा यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं, मतलब कि डर जाते हैं। लेकिन तभी जो ब्लैक था उनके बीच में आ जाता है और उन्हें प्रोटेक्ट करने लगता है। तभी हम देखते हैं जो मैजिक टीम का एक बंदा था जो उनका लीडर था वो आ जाता है और यहाँ पर गंथर को स्टॉप होने के लिए कहता है। गंथर उन्हें बताता है कि मैं तो बस गाइड कर रहा था, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें इतने ज्यादा अपने जो झूठे एक्सक्यूज हैं उन्हें देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने क्लियरली सभी चीजों को देखा है। अगर ब्लैक नहीं होता तुम टीप जो एफ है उसे अभी तक डिस्ट्रॉय कर चुके होगे। तुम्हारे ऊपर जो सारे इन्वेस्टिगेशन है वाइस कैप्टन गंथर वो होने वाले हैं, और जब तक तुम्हारी जो पोजीशन है उससे तुम्हें डिसमिस कर दिया जाता है कि तुम अपनी जो सारी ड्यूटी है तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। हम देखते हैं गंथर और भी ज्यादा सख्त हो जाता है और सभी चीजों को यहाँ पर जो गलती होती है वो गंथर की मतलब की ब्लैक के ऊपर डालने लगता है कि वो सब उसी की गलती है। जिसके बाद हम देखते हैं क्लारा, टेरिसा और सेवन एक प्लेस पर आ जाते हैं। वो ब्लैक से पूछने लगते हैं मुझे शुरुआत से लग ही रहा था जो गंथर का है वो कुछ ज्यादा ही यहाँ पर अलग है, और एक टाइम के लिए तो मेरा जो हार्ट था वो पूरी तरीके से बंद ही होने वाला था। टेरिसा कहती है वो हमें प्रैक्टिस के तौर पर सिर्फ बुली करना चाहता था। सेवन कहता है अगर ब्लैक नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा लोएस्ट ऑफ लो होने के कारण काफी ज्यादा बुरी हालत में आ जाते। तो ब्लैक उनसे माफी मांगने लगता है और बताता है ये सारी मेरी ही वजह से हो रहा है कि तुम लोगों के साथ जो भी कुछ उसने किया। लेकिन सेवन कहने लगता है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। टेरिसा कहती है हाँ इसमें तुम्हारी ही सारी गलती है। एनीवे वो तीनों यहाँ पर जो ब्लैक है उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो? तुम अगर एक बैरियर मैजिक हो और तुम्हारे जो बैरियर्स थे मैंने पहले कभी भी इस तरीके की जो बैरियर्स हैं किसी को यूज करते हुए नहीं देखा। वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ब्लैक जो था उनसे कुछ
कहने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और बताती है कि वो एडा सामा के नाम पे यहाँ पर जो बिच ऑफ विजडम है वो ब्लैक को लेने के लिए आई थी। ब्लैक को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन हम देखते हैं जो लड़की थी वो ब्लैक को वहां से ले जाती है। और क्लारा और टेरेसा को कुछ समझ में नहीं आता। तभी टेरेसा कहती है एडा क्या वो हीरो पार्टी की एक मेंबर नहीं थी। क्लारा कहने लगती है आखिरकार जो ब्लैक है वो कौन है यहाँ पर। वो दो हीरो को यहाँ पर जानता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एंडेरिया किंगडम मैजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में दिखाते हैं, जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम विजडम बिच ऑफ विजडम चीफ मैनेजर रिसर्चर एडा थी, जो 13 साल की लड़की थी। वो ब्लैक से कहती है कि तुमसे मिलकर यहाँ पर अच्छा लगा, हमें मिले हुए काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है। तभी हम देखते हैं ब्लैक उसके पास में आ जाता है और कहता है एडा मैंने तुमसे बहुत समय से नहीं मिला, तुम हमेशा की तरह काफी ज्यादा लवली लग रही हो। लेकिन तभी जो लड़की थी वो उसे रोक लेती है और कहती है कि जो एडा सामा है वो एक जीनियस में से भी जीनियस है, तुम्हें उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। तो ब्लैक उसके लिए माफी मांगने लगता है, लेकिन एडा कहती है मुझे इस सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बताती है मैंने तुम्हें एक रीजन के लिए बुलाया है, क्योंकि वो एक क्रिएचर को कैप्चर कर उसकी स्ट्रेंथ पर यहाँ पर रिसर्च करना चाहती है, लेकिन उसे जिंदा पकड़ना हमारे लिए काफी ज्यादा ट्रबल होता जा रहा है। और अगर हम उसे पकड़ भी लेते हैं तो जो फिजिकल बैरियर थे वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते कि वो मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ को यहाँ पर झेल सकें। इसी कारण हमें तुम्हारे जो बैरियर है उनकी जरूरत है, और ये जो रिसर्च है वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो एडा थी वो ब्लैक से पूछने लगती है क्या तुम अपने जो बैरियर के मतलब से जो लेवल 5 के मॉन्स्टर है उन्हें पकड़ सकती हो। हम देखते हैं बाकी जो लड़कियां थी वो बताने लगती हैं जो एडा सामा थी वो एक बैरियर मैच को काफी ज्यादा वैल्यू दे रही हैं, और यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं वो ऐसा कर सकता है। लेकिन तभी जो ब्लैक था वो कहता है कि मैं उसे बड़ी आसानी से पकड़ लूंगा। वो लड़की कहने लगती है क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। ब्लैक बताता है कि हाँ मैं एक जो लेवल 5 का मॉन्स्टर है उसे कैच कर सकता हूँ। एडा भी खुश हो जाती है। ब्लैक सोचने लगता है कि यहाँ पर अगर सैलेमेंडर लेवल 4 पर है तो लेवल 5 मेरे लिए बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। तभी जो लड़की थी वो चिल्लाने लगती है। वो बताती है कि अगर एडा सामा तुम्हारे साथ अच्छे से बात कर रही है इसका ये मतलब कि नहीं है तो तुम इस चांस का फायदा उठाकर झूठ बोल सकते हो, और तुम तुम्हारी एबिलिटी को बढ़ा चढ़ाकर बता सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बैरियर मेज तुम्हारे जैसा एक यूजलेस पर्सन एक लेवल 5 को मॉन्स्टर्स को नहीं पकड़ सकता, ये इम्पॉसिबल है। ब्लैक बताने की कोशिश करता है लेकिन मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आने वाली, लेकिन वो लड़की बिल्कुल नहीं मानती और उसे चुप हो जाने के लिए कहती है। तभी एडा कहने लगती है कि जो ब्लैक है वो फाइनल ट्रायल में यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाला है, अगर तुमने एक और शब्द कहा तो तुम इसके लिए रिग्रेट करने वाली हो। तो वो दोनों ही लड़कियां शांत हो जाती हैं, और हम देखते हैं जो एडा थी वो ब्लैक से काफी ज्यादा पोलाइटली तरीके से बात कर रही थी। जो लड़की थी उसे लगने लगता है परहैप्स जो एक यहाँ पर ओल्ड मैन है उसने एडा सामा की वीकनेस को जान लिया है, इसी कारण से वो इस तरीके से बिहेव कर रही है। वो भले ही चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एडा सामा को प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन हम देखते हैं ब्लैक को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है, और हम देखते हैं एडा सामा सभी को बताती है कि वो सभी लोग यहाँ पर जो मॉन्स्टर है उसे पार्टी मतलब की कैप्चर करने के लिए जाने वाले हैं। सभी लोगों को वो तैयार हो जाने के लिए कहती है, और हम देखते हैं किंगडम के अंडर से उनकी जो पार्टी थी वो ड्रैगनॉइड के ऊपर जाने लगती है। और जाते हुए एडा के यहाँ पर कहने लगते हैं मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई मेरी जो हमारे सेवियर है उनसे मिलकर, क्या तुम बाकी सभी जो गर्ल्स हैं उनसे पहले से मिल चुके हो। तो ब्लैक बताता है नहीं, मैंने सिर्फ जो एलिस है उसी से मिला हूँ, जो कि काफी ज्यादा हाई स्पीड में लग रही है। इस चीज को सुनकर एडा भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और उनकी इतनी ज्यादा खुशी भरी बातों को देखकर जो लड़की थी उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो बताने लगती है आखिरकार वो बंदा एडा सामा के साथ इतना ज्यादा क्लोज होने की क्यों कोशिश कर रहा है, वो बस एक यूजलेस मेयर सा बैरियर मेज है। एडा बताने लगती है अगर उस समय तुम्हारी बदौलत नहीं होता तो ग्रीन फॉरेस्ट ऑफ डेथ में हम सभी लोग मारे जाने वाले थे। ब्लैक को भी याद आने लगता है जब उसने यहाँ पर पहले एलिस को बचाया था, तो एलिस ने बताया था कि उसके जो फ्रेंड्स थे वो सेपरेट हो चुके हैं, उन्हें भी उसे बचाना होगा। तो ब्लैक ने एलिस को अपने ऊपर उठाते हुए पूरे जंगल को छाल मारा था, जहाँ पर उसे एडा मिल जाती है जो काफी ज्यादा डरी हुई थी और उसे पूरे मॉन्स्टर ने सराउंड करके रखा था, और तब जाकर उसने एडा को बचाया था। और एडा इसके लिए काफी ज्यादा शुक्रगुजार भी होती है। वो बताती है जो फियर ऑफ ट्रेवल डेथ था उससे तुमने मुझे यहाँ पर बचाया था, और ये इसके लिए तुम्हें काफी ज्यादा शुक्रिया। मुझे नहीं पता कि ये जो थैंक यू है वो इनफ होने वाला है। लेकिन तभी जो ब्लैक था वो कहता है तुम इस तरीके से थैंक्स करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो इतना ज्यादा कोई प्राइस बढ़ती नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ यहाँ पर जो बच्चे थे उनके साइड से निकल जाते हैं। तभी हमारा जो ब्लैक था वो बताने लगता है कि यहाँ पर ये बच्चे काफी ज्यादा यहाँ पर फन में लग रहे हैं। मैं जब छोटा हुआ करता था मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर बैरियर मेज को सेटअप करने में लगा दी, तो मुझे इस बच्चों से काफी ज्यादा जलस भी होती है। हम देखते हैं एडा यहाँ पर कहती है तो तुम भी अपने बचपन से काफी ज्यादा अलग रहे हो। तभी वो कहने लगता है कि तुम भी यहाँ पर काफी ज्यादा छोटी हो, क्या तुम भी इन बच्चों के साथ खेला करती थी। तो एडा कहने लगता है कि मैं एक जीनियस में से भी जीनियस हूँ जो कि मेज के द्वारा बोर्न हुई हूँ, और मैं इन बच्चों के साथ कभी भी नहीं खेलती। लेकिन वो उन्हें देखती है और हम देख पाते हैं वो भी उसे काफी ज्यादा जेलसी हो रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो लोग एक अबोंडेंट माइन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उनका मॉन्स्टर से सामना होने वाला था। वहां पर जो डार्क मैच मतलब की मेजमिया की क्वांटिटी थी वो काफी ज्यादा थी। लोग सोचने लगते हैं अगर हम इसके अंदर गए और जो एडा सामा के अलावा इसके अंदर जो भी जाएगा वो मारा जाएगा। तभी एडा कहने लगते हैं ब्लैक तुम अपने बैरियर मेज की मदद से यहाँ पर इसे कवर तो कर
सकते हो और हम लोग मूव कर सकते हैं। जो लड़कियां थी वो कहने लगते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार एक जो मूविंग बैरियर है वो कैसे बन सकता है। लेकिन ब्लैक कहता है कि हाँ मैं इस चीज को कर सकता हूँ, लेकिन वो लड़कियां इसे मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। ब्लैक अपने मैजिक का यूज कर एक बैरियर बना लेता है और उसके बाद में उस मैजमिया के अंदर चला जाता है। सभी लोगों को लगने लगता है कि अब तो वो मारे जाने वाला है, ऐसा कोई भी चांस ही नहीं है कि वो जिंदा वापस आ जाएगा। तभी हम देखते हैं जो ब्लैक था वो वापस आ जाता है और कहता है कि हमें चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दोनों ही लड़कियां काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ब्लैक अभी भी जिंदा है। जिसके बाद यहाँ पर जो एडा थी वो कहने लगती है तुम सभी ने देख लिया जो ब्लैक का बैरियर है वो काफी ज्यादा है अमेजिंग है और तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो ड्रैगन कैरियर है हम उनके साथ में नहीं जा सकते, इसलिए हमें अकेले जाना होगा। कोई भी कुछ भी नहीं कहता। हम देखते हैं जो ब्लैक था सभी के ऊपर बैरियर मैजिक को कास्ट कर देता है जो उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला था फियर्स मैजमिया से। वो सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहे थे और उन्होंने आज से पहले इस तरीके की चीजें कभी भी नहीं देखी कि कोई भी बैरियर को मूविंग बैरियर बना सकता है। जो लड़की थी वो अभी भी इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थी और कहती है आखिरकार वो एक मैजमिया को ब्लॉक कर सकता है, वो भी एक बैरियर के मुताबिक, और वो उसमें कोई भी चीज नहीं कर सकता है। ये कोई भी प्राइस बढ़ती नहीं है। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, उन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता और ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज बात थी। वो सोचने लगते हैं कि जो मॉन्स्टर की पावर है इस वजह से और भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी और हम देखते हैं वो आगे बढ़ते ही जाते हैं। जहां पर थोड़े आगे चलते ही जो एडा का बैलेंस था वो गिर जाता है और जो ब्लैक था उसे संभाल लेता है। हम देखते हैं वो उससे कहता है कि तुम ठीक हो। एडा कहती है हाँ मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तभी जो लड़कियां थी वो कहती हैं कि तुम्हें इस तरीके से चाइल्ड की तरह ट्रीट करने की कोई भी जरूरत नहीं। तुम्हें क्या लगता है जो एडा सामा है वो एक पिगी बैग है, वो एक जीनियस मेज है, तुम्हें इस तरीके से उन्हें नॉर्मल ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं जो एडा थी वो भी कहती है हाँ तुम्हारा शुक्रिया लेकिन तुम्हें हमें उठाने की कोई भी जरूरत नहीं। वो लोग आगे पहुंच जाते हैं जहां पर उनका सामने एक मॉन्स्टर से हो जाता है जो कि मिनोटॉर था, जो एक लेवल 5 का मॉन्स्टर था। ब्लैक कहने लगता है कि मैं इसे अभी कैप्चर कर लेता हूँ, लेकिन लड़कियां कहने लगती है तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, वो हम लोग होने वाले हैं जो इसे कैप्चर करने वाले हैं। हम देखते हैं जो सारे मैजिस थे वो अपनी पावर के साथ मिनोटॉर से फाइट करने लगते हैं, लेकिन मिनोटॉर की एक रोर के कारण जो सारे के लोग थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि हम इसके साथ फाइट नहीं कर सकते। एडा बताते हैं कि हम इसे कैप्चर स्पेल की मदद से कैप्चर नहीं कर सकते, हमें ब्लैक के जो बैरियर मेज है उस पर डिपेंड करना ही होगा। लेकिन हम कहते हैं लेकिन जो मेजेस होती हैं वो कहने लगते हैं एडा सामा आप तो इसे कैप्चर कर सकती हैं, क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? एडा थोड़ी शांत हो जाती है और कहती है ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। सभी लोग उसे यहाँ पर काफी ज्यादा उम्मीदों से देखने लगती है और वो भी काफी ज्यादा डरी लग रही थी। वो ना चाहते हुए भी आगे जाने लगती है मोनिटोर के सामना करने के लिए। तभी ब्लैक देखता है कि जो एडा थी वो काफी ज्यादा कांप रही होती है और जो मोनिटोर था वो एडा के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं जो अटैक था वो काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला था और एडा अपनी स्पेल को कास्ट भी नहीं कर पाती, लेकिन ब्लैक है एक टाइम पर अपनी शील्ड की मदद से एडा को ब्लॉक कर लेता है। सभी लोग कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या चीज है। हम देखते हैं उसी बैरियर की मदद से जो जायंट बैरियर था वो मोनिटोर को पकड़ लेता है। हम देखते हैं इसे और कोई नहीं बल्कि ब्लैक कंट्रोल कर रहा था। अभी जो लड़कियां थी वो कहने लगती हैं आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, एडा सामा के बीच में यहाँ पर बढ़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। लेकिन अब जो एडा थी उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है और कहती है तुम लोगों को अब ऑलरेडी चुप हो जाना चाहिए। मैं ब्लैक को यहाँ पर लेकर आई थी क्योंकि वो हमें मिनोटोर को पकड़ने में मदद करने वाला था, लेकिन अगर तुम इस चीज को रिफ्यूज कर सकती हो और तुम उसे ऐसा नहीं करने देती तो जो बैरियर है वो ऑलरेडी ब्रेक हो जाएगा। जरा इसे देखो, उसने ऑलरेडी जो बैरियर है उसकी मदद से मिनोटोर को पकड़ लिया है, ना केवल वो उसके पकड़ कर रखा है बस कि उसके मेजमिया को भी प्यूरिफाई कर रहा है। और अगर बैरियर जो है वो बना रहा तो जो मॉन्स्टर की पावर है वो काफी ज्यादा वीक हो जाएगी। सभी लोग कहते हैं हमने इस तरीके की जो बैरियर और उसकी पावर है पहले कभी भी नहीं देखा। जो एडा थी वो भी उसे छूकर देखती है और बताती है इसकी जो पावर है और इसकी जो मजबूती है वो काफी ज्यादा है। इस तरीके की जो पावरफुल स्पेल है उसे तो मैं भी कास्ट नहीं कर सकती इन दी फर्स्ट प्लेस। वो तो डरा रही थी। तभी वो सभी से कहने लगती है थैंक्स टू ब्लैक मैंने यहाँ पर जो हमने मतलब की जो मॉन्स्टर है उसे पकड़ लिया है और हम लोग रिटर्न करने वाले इमीडिएटली। वो ब्लैक से कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इसे पकड़ने के लिए, क्या तुम इस मॉन्स्टर को हमारे लिए कैरी कर सकते हो? और वो वहां से जाने लगती है। हम देखते हैं जो ब्लैक था उसे एडा की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, जिसके बाद उस मॉन्स्टर को लेकर वो अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाते हैं। वो सभी से कहने लगते हैं हमने इस मॉन्स्टर को डिफीट तो कर दिया लेकिन हमें जो रिसर्च है वो करनी पड़ेगी। और उस बैरियर को देखकर एडा को अभी भी काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहा था। वो बताता है जो बैरियर काफी ज्यादा कन्वीनियंट है, इसके साथ साथ उसे ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इतने ज्यादा लार्ज मॉन्स्टर को लाने के लिए, और इसकी जो पावर है वो भी अभी तक जैसी की तैसी है। आगे वो ब्लैक से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम कितनी देर तक इस बैरियर को मेंटेन कर सकते हो? वो बताता है जब तक मैं इसके नियर बाय हूँ तो मैं इसे परमानेंटली मेंटेन कर सकता हूँ, लेकिन जो नॉर्मल बैरियर है वो ऑटोमेटिकली डिसअपेयर होना चालू हो जाएगा जब जो इसकी जो मैजिक पावर सप्लाई है वो कट हो जाएगी। एडा कहने लगती है ये तो प्रॉब्लम होने वाली है। तभी हमें बताते हैं जो लड़की थी वो बताने लगती है मे बी कैप्चरिंग एडा सामा के मैजिक के लिए यहाँ पर और भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो जो ब्लैक था वो अपने अंदर से एक मैजिक सर्कल को निकाल लेता है और एडा को देने लगता है। वो बताता है अगर तुम इसे यूज करोगे ये फाइन होने वाला है। तो लड़की थी वो
कहने लगते हैं क्या तुम सीरियसली कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो। हम देखते हैं वो बताने लगता है कि जो मैजिक सर्कल है उसने क्रिएट किया था जब वो डीमन रिल्म में अकेला यहाँ पर मौजूद था, उस बैरियर को मेंटेन करने के लिए, जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बैरियर को चालू करके रखेगा। तो जो एडा थी वो कहने लगती है क्या यहाँ पर सच में डायमंड रिल्म के अंदर ऐसा कोई बंदा मौजूद था, लेकिन मैंने इस बारे में पहले भी कभी भी नहीं सुना। इस तरीके की जो सर्कल मैजिक है और जो इसका क्रिएटर होने वाला है वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तभी यहाँ पर जो ब्लैक था वो कहने लगता है और हंसने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो एडा कहने लगती है क्या इसका मतलब ये है कि तुमने इसे यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। वो बताता है हाँ मैंने, जब मैं यहाँ पर 9 साल का था। साथ ही में वो बताता है 30 साल पहले जब मेजमिया पूरे डीमन रिल्म से बाहर आना चालू हो गया, हमारे कॉन्टिनेंट में इन्वेड करना चालू कर दिया था, हम बैरियर मॉजिक को समन किया गया था, साथ में गैदर करके हमें डीमन रिल्म को डिफेंड करना था। सबसे पहले हमें जो बैरियर है उसे पुट करना पड़ा था और इस चीज के लिए हमें कंटिन्यूस उसकी पावर को बनाने के लिए जिससे मैजिक सर्कल ब्रेक ना करे, हम अपनी प्लेस को मूव नहीं कर सकते थे। तो इस कारण से मैंने एक ऐसे मैजिक सर्कल को क्रिएट किया जिससे कि अंदर हम जो अपनी मैजिक पावर है उसे इंजेक्ट कर उसे मेंटेन कर सकते थे। और ऐसा करने के बाद तुम थोड़ा अपने आप के लिए ब्रेक ले सकते हो, साथ में कुछ खा पी भी सकते हो। और इस तरीके का अगर जो हम मैजिक पावर है हंड्रेड्स ऑफ पीपल एक साथ इकट्ठा करें तो इसकी जो पावर थी वो पूरे एंटायर डीमन रिल्म को भी कवर कर सकती थी। पर इन द एंड मैं अकेला वहां पर मौजूद था और थैंक्स टू डैट जो मेरी मैजिक पावर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन मैं इस बुक के बीच में कई बार एग्जॉस्टेड भी हो चुका था। सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो ब्लैक कहने लगता है क्या मैंने यहाँ पर कुछ गलत कहा। तो एड बताने लगती है ये कितनी ज्यादा एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट है जो तुमने यहाँ पर की है, तुम्हें इसके लिए अपील करना चाहिए। लेकिन ब्लैक कहता है नहीं नहीं ये कोई भी इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं थी और वो बैरियर को यहाँ पर फिर से पुट करने लगते हैं। हम देखते हैं वो शील्ड को हटाने के बाद जो अपने सर्कल बैरियर था उससे मिनोटोर को पकड़ लेता है जिसे कोई भी कंट्रोल कर सकता था अपने मैजिक पावर के जरिए, लेकिन उसके अंदर हर एक कुछ घंटों के अंदर जो मैजिक पावर है उससे फिर से यहाँ पर डालनी होगी और फिर भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है। तो ब्लैक कहता है कि वो अभी थोड़े दिन यहाँ पर रुक सकता है उनकी यहाँ पर मदद करने के लिए। यहाँ पर एडा भी इसके लिए कह देती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया और वो सभी लोग यहाँ पर रिसर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं उनकी रिसर्च काफी ज्यादा लंबे समय तक चलती रहती है। जो एडा थी वो कंटिन्यूस काम करती रहती है, ब्लैक बैरियर को प्रोटेक्ट कर रहा था और साथ ही में वो एडा को देखते जा रहा था। सभी लोग चले जाते हैं लेकिन एडा अकेले ही काम करती रहती है। एडा ब्लैक से कहती है अगर तुम चाहो तो जा सकते हो, अब हमें मैजिक को यहाँ पर सर्कल को बनाए रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली और तुम्हें अपना टाइम को यहाँ वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ब्लैक कहता है और तुम क्या करने वाली है। वो बताती है कि मुझे और भी ज्यादा रिसर्च यहाँ पर करनी है और इस रिसर्च को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, पर अब हमें यहाँ पर जितनी ज्यादा जल्दी करेंगे उतनी ही ज्यादा लोगों को रिलीफ मिलने वाली है। तो ब्लैक कहता है कि मैं भी यहाँ पर रुकने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो एडा थी वो भी इसके लिए मान जाती है। ऐसे एक हफ्ता बीत जाता है, उनकी रिसर्च चलती ही रहती है, सभी लोग चले जाते हैं और जो ब्लैक था वो भी लंच करने के लिए थोड़ी देर के लिए अपनी सीट पर से उठ जाता है। जैसे ही बाहर आता है वो लड़की से पूछने लगता है कि मुझे इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारी पॉलिसीज में तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो एक चीज भी पूछता है कि आखिरकार जो एडा सामा है वो ही अकेले आखिरी में क्यों बचती है। तो लड़की चिल्लाने लगते हैं तुम्हें हमारे अफेयर के बीच में नहीं आना चाहिए, वैसे भी जो एडा सामा है वो एक जीनियस है और जो हम जैसे ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो उनके जैसे काम कैसे कर सकते हैं। और जब मैजिक की पावर आती है वो काफी ज्यादा जीनियस है और उनकी जो रिसर्च होती है हम उनमें कोई भी मदद नहीं कर सकते और उनकी पावर के साथ हम बिल्कुल भी अडॉप्ट नहीं कर सकते। और हम हमारे जो वर्किंग आवर्स है उनमें जितना करने की हमारी जरूरत है उतने ज्यादा जो चीजें हैं वो पूरी करते हैं और इससे ज्यादा हम अगर कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो हम उनके रास्ते में आने वाले हैं, हम उनके कोई भी हेल्प में नहीं आने वाले और तुम्हें और भी ज्यादा यहाँ रुकने की कोई भी जरूरत नहीं, तो तुम्हें अपने घर जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। हम देखते हैं इस बातों को सुनने के बाद ब्लैक को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, जिसके बाद वो वापस आ जाता है जहाँ पर जो एडा थी वो सो चुकी थी। वो उसके ऊपर अपने कोट को उड़ा देता है। ऐसे ही और भी ज्यादा दिन निकल चुके होते हैं। हम देखते हैं जो पूरी प्रोसेस थी वो हर दिन की तरह ही चल रही थी। एडा अकेले ही यहाँ पर अपना कुछ भी कुछ खाते रहती है और सभी लोग यहाँ पर बाहर जाकर खाते हैं। और जो ब्लैक था उसे यहाँ पर मनाने की कोशिश करता है कि उसे भी ब्रेक ले लेना चाहिए, लेकिन एडा इसके लिए बिल्कुल भी नहीं मानती। जिसके बाद हम देखते हैं कैफेटेरिया में सभी लोग जहाँ पर लंच कर रहे थे, ब्लैक भी वहाँ पर आ जाता है। लोग सभी बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे प्रकार के खाना को खा रहे थे और कहने लगते हैं जो एडा सामा है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। हाँ, उनकी जो डेडिकेशन है काम के प्रति उसके तो हम बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकते और साथ ही में वो उनकी जो डेडिकेशन है वो इतनी ज्यादा है कि वो अलोन होते हुए भी अपनी जो रिसर्च है उसे कंटिन्यू बना कर रखे हैं। इन सारी बातों को यहाँ पर ब्लैक भी सुनते जा रहा था। तभी वो रुकता है और यहाँ पर कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों का इस तरीके से करना ये बिल्कुल भी अच्छी बात है। सभी लोग काफी ज्यादा यहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले और तुम्हारा इससे क्या मतलब था। ब्लैक बताता है कि यहाँ पर तुम उनको प्राइज कर रहे हो कि वो एक जीनियस है, इसका ये मतलब ये भी नहीं कि तुम अपने काम को छोड़कर यहाँ पर सिर्फ उसकी तारीफ ही कर सकते हो, क्योंकि वो अभी सिर्फ एक बच्ची है, वो इतनी बड़ी भी नहीं हुई है, वो सिर्फ 13 साल की एक लड़की है। क्या तुम्हें ये पता है। तभी जो लड़की थी वो फिर से चिल्लाने लगती है और बताते कि मैंने तुमसे पहले बार एक बार नहीं कई बार कहा है उसे एक चाइल्ड की तरह ट्रीट करना बिल्कुल भी बंद करो। वो यहाँ पर मोस्ट टैलेंटेड मैच जो कि पूरी हिस्ट्री में हुए थे उनमें से सबसे आगे है, वो पूरे डिफरेंट है और उसकी जो लेवल है
उनसे तो हम भी कंपेयर नहीं कर सकते। सभी लोग कहने लगते हैं हाँ वो भले एक चाइल्ड की तरह दिखती जरूर होगी, लेकिन हम देखते हैं उनकी जो मेच्योरिटी है वो एडल्ट से भी कहीं गुना आगे बढ़ चुकी है। तो ब्लैक कहने लगता है हाँ ये सही बात है कि उसका जो टैलेंट मैजिक और रिसर्च के प्रति है वो काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन इन द एंड वो एक काफी ज्यादा ब्रिलियंट चाइल्ड है। वो इवन जो एडल्ट होते हैं उन्हें भी राइवल कर सकती है, लेकिन ये एक चीज को नहीं बदल देता कि वो एक चाइल्ड है। मैंने भी उसे देखा है कि जब वो और भी ज्यादा चिल्ड्रंस को देखती है उसे भी काफी ज्यादा जलस महसूस होती है। और जब हमने यहाँ पर मॉन्स्टर को कैप्चर किया था जिसके बाद जो शांत हो जाता है और वो सोचने लगता है, उस टाइम मैंने पक्का देखा था कि वो काफी ज्यादा यहाँ पर डरी हुई थी। और वो आखिरी में कहता है एडा जो है बहुत ही ज्यादा बाइस और काइंड चाइल्ड है, इसका ये मतलब भी नहीं तुम सभी लोग चाहते हो कि वो एक एडल्ट की तरह बिहेव करे ना कि एक चाइल्ड की तरह, तो वो इस तरीके से बिहेव करने के लिए मजबूर हो जाती है। और इससे तुम इस चीज को सर्टेन नहीं कर सकते कि वो एक एडल्ट बन चुकी है। इन द एंड वो एक बच्ची है। तुम्हारे जो कंजर्वेशन थी मेरे लिए वो कहना मेरे हिसाब से जरूरी था। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है और एडा भी वहां पर आ जाती है। और जाते हुए जो ब्लैक था वो सभी से कहता है क्या तुम लोग भी अपनी पावर पर जितना भी तुम कुछ कर सकते हो। एडा की बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाले। सभी लोग शांत हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कहते और बताते हैं हमें चलना चाहिए। एडा भी वहां पर आ जाती है। सभी लोग कुछ भी नहीं कहते और शर्मिंदा होकर चले जाते हैं। हम देखते हैं एडा भी चली जाती है। ब्लैक भी उसे कुछ कहने की कोशिश करता है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनती और सीन शिफ्ट हो जाता है। रात हो जाती है। हम देखते हैं ब्लैक अपने कमरे में बैठा हुआ था, तभी जो एडा थी वो वहां पर आ जाती है।